छाया बाहुल्य, छाया प्रथमा का एक वचन, बाहुल्य सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति तत्पुरुषों ने कर्मधारय और नपुंसकम। बाहुल्य गम्यमाने अनय कर्मधारय छायांतः तत्पुरुषः नपुंसक लिंगो भवति। बाहुल्य गम्यमान हो यानी अधिक बहुलता गम्यमान हो तो न कर्मधारय भिन्न छायांत तत्पुरुष समास भी नपुंसक लिंग होता है। उदाहरण है शलभानाम छाया इति शलभच्छायम, इक्षूणाम छाया इति इक्षुच्छायम। यहाँ पर बहुत है ना, बहुत सारे शलभ, शलभ मैंने पतंग, बहुत सारे पतंगे उड़ रहे, उसके नीचे उसकी छाया दिख रही, तो शलभानाम छाया इति शलभच्छायम, इक्षूणाम छाया इति इक्षुच्छायम। और अब हम कर दें कि वृक्षस्य छाया, तो वृक्ष एक है, यहाँ पर बहुलता गम्यमान नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा, वहाँ तो वृक्ष छाया ही रह जाएगा। तो छायांत षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ पर विभाषा सेना सुराच्छाया शाला निशा नाम से क्या है प्राप्त, विकल्प से नपुंसक लिंग की प्राप्ति है। यहाँ पर कहा कि यदि बाहुल्य गम्यमान हो रहा होगा तब तो नित्य होगा, और यदि बाहुल्य गम्यमान नहीं है तो विकल्प से होगा। समझ में आ गया? समास करने का प्रकार आपको मालूम है। नपुंसक लिंग करने का लाभ, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से ह्रस्व हो जाना। सभा राजा मनुष्य पूर्वा, सभा प्रथमा का एक वचन, राजा मनुष्य पूर्वा प्रथमा का एक वचन। न मनुष्यः अमनुष्यः, राजा च अमनुष्यश्च इति राजा मनुष्यौ, इतरेतर द्वंद्व समास। और राजा मनुष्यौ पूर्वौ यस्याः सा राजा मनुष्य पूर्वा। ठीक है, अर्थ करेंगे सूत्र का। अनुवृत्ति आपको बता ही दिया है। तत्पुरुषों ने कर्मधारयः नपुंसकम, अनय कर्मधारयः सभान्तः तत्पुरुषः नपुंसक लिंगो भवति। सिद्धार्थ क्या हुआ? अनय कर्मधारयः सभान्तः तत्पुरुषः नपुंसक लिंगो भवति। साचेत सभा राजपूर्वा अमनुष्य पूर्वा च भवति। साचेत सभा राजपूर्वा अमनुष्य पूर्वा च भवति। ठीक है, न कर्मधारय भिन्न सभांत तत्पुरुष नपुंसक लिंग में होता है, किंतु वो जो सभा है यानी जो सभांत तत्पुरुष है, सभा शब्द या तो राजपूर्वा हो अथवा अमनुष्य पूर्वा हो, यानी तो मनुष्य से सभा मनुष्य सभा में नहीं होगा। ठीक है, तो राजसभा है ना। तो और यहाँ पर एक वार्तिक लिख लीजिए, जित पर्याय वचनस्यैव राजात्यर्थम, जित पर्याय वचनस्यैव राजात्यर्थम। जो आपने स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा सूत्र पढ़ा था उसमें बताया गया था आपको कि शब्द के अपने ही स्वरूप का ग्रहण होता है, किंतु कहीं कहीं पर हमें पर्यायवाची भी चाहिए, कहीं कहीं पर तद विशेषवाची चाहिए। तो उसके लिए एक व्यवस्था की गई है, जहाँ जैसा इष्ट है वहाँ कहीं पर पित कर दिया है, कहीं जित कर दिया है, कहीं पर जित कर दिया है, कहीं सित कर दिया है। इस प्रकार से कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जित पर्याय वचनस्यैव, इसमें जो ये सूत्र है सभा राजा मनुष्य पूर्वा, इस सभा को जित कर देंगे, है ना। राजा मनुष्य पूर्वा इस शब्द को क्या कर देंगे यहाँ पर जित। जित करने से क्या होगा? शब्द के अपने स्वरूप का ग्रहण नहीं होगा, अपितु पर्यायवाची का ही ग्रहण होगा। पर्याय वचनस्यैव, पर्याय वचन का ही ग्रहण होगा। ठीक है ना। तो इससे राजा के पर्यायवाचियों का ग्रहण होगा, राजा का नहीं होगा, है ना। राज्य सभा इति राजसभम नहीं बनेगा। हाँ, पर उसके जो पर्यायवाची हैं, जैसे राजा के पर्यायवाची ईश्वर, इन, ये सब राजा के पर्यायवाची हैं। तो इनस्य सभा इति इन सभम, ईश्वरस्य सभा इति ईश्वर सभम। और मनुष्यवाची मनुष्य नहीं होना चाहिए, तो मनुष्य भिन्न मनुष्य सदृश, तो उसके लिए है जैसे पिशाचस्य सभम इति पिशाच सभम, और रक्षसः सभा इति रक्षः सभम, राक्षसों की सभा, पिशाचों की सभा। अब मनुष्य से ये कुत्ता बिल्ली इत्यादि नहीं ले लेंगे, अपितु मनुष्य भिन्न मनुष्य सदृश, इस प्रकार से करेंगे। तो राजा की सभा, है ना, राक्षसों की सभा, ये इसका अर्थ हो गया। तो बात समझ में आ गई कि यहाँ पर राजन शब्द को जित कर दिया,
उससे राजा के पर्यायवाचियों का ही ग्रहण होगा, स्वरूप का ग्रहण नहीं होगा। एक बात। दूसरा जो सभांत तत्पुरुष है ना, नए कर्मधारय को छोड़ करके सभांत तत्पुरुष नपुंसक लिंग में होगा, किंतु वो जो सभांत तत्पुरुष समास है उसमें पूर्व पद क्या होना चाहिए, या तो राजा के पर्यायवाची हो या फिर अमनुष्यवाची हो, तब नपुंसक लिंग में होता है। समास करने में कोई दिक्कत है नहीं। षष्ठी सूत्र से समास होगा अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक करके, और सभा स्त्रीलिंग है, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिकस्य से नपुंसक लिंग को ह्रस्व हो जाएगा। अगला सूत्र है अशाला च। अशाला प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम। न शाला अशाला न तत्पुरुष, अनुवृत्ति सभा तत्पुरुषो न कर्मधारयः नपुंसकम। कहते हैं शाला भिन्ना या सभा तदंतः न कर्मधारय भिन्नः तत्पुरुषः नपुंसक लिंगो भवति। ठीक है ना। शाला भिन्ना मतलब शाला को छोड़ करके अन्य कोई भी और शब्द हो सकता है। ठीक है। पूर्व पद में वो हो जाएगा और उत्तर पद में सभा रहेगा, किंतु न कर्मधारय को छोड़ करके। तो अशालांतः कर दो। अशालांतः मतलब अशाला पूर्व है ना, शाला पूर्व में न हो और सभा अंत में हो, तो ऐसा समास भी नपुंसक लिंग में होगा। जैसे स्त्रीणाम सभा इति स्त्री सभम, दासीनाम सभा इति दासी सभम, स्त्रियों की सभा। तो इन सब में स्त्रियों की सभा है ना, बस के लिए कही जा रही है, वहाँ पे शाला पर वाची नहीं हो रहा है। अब हमने उधर भी जो किया था ना, इन सभा इत्यादि है, तो ईश्वराणाम सभा, इनानाम सभा बहुवचन में भी कर सकते हैं, क्योंकि सभा होगी तो बहुतों की ही होगी, तो बहुवचन में विग्रह कर लेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर भी सभांत में है, नपुंसक लिंग होगा तो ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिकस्य से उसको भी ह्रस्व हो जाएगा। विभाषा सेना सुराच्छाया शाला निशाना। विभाषा प्रथमा का एक वचन, सेना सुराच्छाया शाला निशानाम षष्ठी का बहुवचन। सेना च सुरा च शाला छाया च शाला च निशा च इति निशाः तासाम निशाना। अर्थ करेंगे सूत्र का। सेना सुरा छाया शाला निशा इत्येवमन्तः अनय कर्मधारयः तत्पुरुषः विभाषा नपुंसक लिंगो भवति। सेना सुरा छाया शाला निशा अंत वाला जो नए कर्मधारय भिन्न तत्पुरुष समास है वो भी विकल्प से नपुंसक लिंग में होता है। तो प्राय आप देख रहे होंगे कि जहाँ भी नपुंसक लिंग का विधान किया गया है वे सब स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, और स्त्रीलिंग वाले शब्द होने के कारण से जब हम परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः सूत्र लगाते हैं यदि, तो सर्वत्र स्त्रीलिंग की प्राप्ति हो रही थी, इसलिए इस सूत्रों ने क्या कह दिया है कि नपुंसक लिंग होता है। ठीक है। तो चलिए, ब्राह्मणानाम सेना ब्राह्मण सेनम ब्राह्मण सेना, असुराणाम सेना इति असुर सेनम असुर सेना, यवान है ना, यवस्य यवस्य सुरा इति यवसुरम यवसुरा। यव मतलब जौ, सुरा मतलब मद्य शराब। ठीक है ना, तो जौ की शराब सुरा, यवसुरम यवसुरा। कुड्यच्छायम कुड्यच्छाया। कुडी मतलब क्या होता है, दीवार। अब देखो ये कुड्डी दीवार की छाया तो बाहुल्य तो होगा नहीं, तो इसलिए इसमें विकल्प हो गया। तो कुड्याः छाया इति कुड्यच्छायम कुड्यच्छाया विकल्प से हो गया, एक बार नपुंसक लिंग और एक बार स्त्रीलिंग ही रह गया। गोशाल है ना, गोहो गोशाला इति गोशालम गौशाला। हम लोग गौशालायाम बोलते हैं, गौशाले भी बोल सकते हैं, अश्वशाले भी बोल सकते हैं जब नपुंसक लिंग होगा तो। इसी और शुनाम निशा इति श्वनिशम श्वनिशा, कुत्तों की रात। कभी कभी कुत्ते बहुत भौंकते हैं, बहुत वो करते हैं, तो हम लोग कह देते हैं कि आज तो लगता है उन्हीं की रात। तो श्वनिशम श्वनिशा। तो सर्वत्र नपुंसक लिंग विकल्प से हो रहा है। जब नपुंसक लिंग होगा तो ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिकस्य से ह्रस्व हो जाएगा, जब नहीं होगा तो ह्रस्व भी नहीं होगा, तब हल्ग्यादि लोप से सु का लोप हो जाएगा। और कहीं विशेष सूत्रों में कहीं कोई सिद्धि है नहीं, अंतर्वर्ती विभक्तियों का बस लोप करते जाना आपको। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, नपुंसक प्रकरण समाप्त हुआ। यहाँ तक ही था नपुंसकम का, और यहीं तक था
अनय कर्मधारय तत्पुरुष, कि नय कर्मधारय भिन्न, नय कर्मधारय भिन्न का प्रकरण भी यहीं तक था। अब इतने सूत्रों में यदि नय कर्मधारय होता, जैसे न सेना असेना, ठीक है ना, तो यदि नय अथवा कर्मधारय समास होगा तो उसमें नपुंसकलिंग नहीं होगा, अन्यों में हो गया। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, पर्वत अव्यपदम, लिंगम प्रथमा का एक वचन, द्वंद्व तत्पुरुषयो षष्ठी का द्विवचन। परस्य इव परवत, तत्र तस्यैव से वति प्रत्यय हो गया। द्वंद्वश्च तत्पुरुषश्चेति द्वंद्व तत्पुरुषौ तयोः द्वंद्व तत्पुरुषयोः इतरेतर द्वंद्व समास। अर्थ बहुत सीधा सीधा है। द्वंद्व समासः है ना, द्वंद्व समासस्य तत्पुरुष समासस्य च परवत लिंगम भवति, अर्थात परस्य इव लिंगम भवति। द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास में जो पर वाला पद है, जो उत्तर पद है, उसी के समान लिंग होता है। जैसे कुक्कुटश्च मयूरी च इति कुक्कुट मयूर्यौ, द्विवचन करेंगे। कुक्कुटश्च मयूरी च इति कुक्कुट मयूर्यौ। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कुक्कुट पुल्लिंग है, मयूरी स्त्रीलिंग है। मयूरी को बाद में रखा तो कौन सा लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, कुक्कुट मयूर्यौ इमे। और जब हम ऐसा कर देंगे मयूरी च कुक्कुटश्च, तब क्या हो जाएगा, मयूरी कुक्कुटौ इमौ, तब पुल्लिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्यों प्रतीचि, है ना, जब आप क्या करोगे, जिस पद को बाद में रखेंगे उसी के समान लिंग हो जाएगा। कुक्कुट पुल्लिंग है, मयूरी स्त्रीलिंग है, तो कुक्कुट मयूरी जब रखेंगे तो कुक्कुट मयूर्यौ स्त्रीलिंग बनेगा, तब इमे हो जाएगा। और जब मयूरी को पहले रख के कुक्कुट को बाद में कर देंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा, तो मयूरी कुक्कुटौ इमौ, ऐसा बन जाएगा। इसी प्रकार गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि, यहाँ स्त्रीलिंग हो गया। और जब वृद्धिश्च गुणश्च वृद्धि गुणौ, जो पद बाद में होगा उसी के समान लिंग हो जाएगा। कितना सरल काम है, ठीक है। ऐसे तत्पुरुष में देख लो, अर्धम पिप्पल्याः, अर्ध पिप्पली, अर्ध नपुंसक है, पिप्पली स्त्रीलिंग है, तो पर वाला लिंग हो गया। अर्धम कोशातक्या इति अर्ध कोशातकी, अर्ध नखरंजनी। तो तत्पुरुष समास में तो वैसे भी उत्तर पद की प्रधानता होती है, इसलिए उसी के अनुसार लिंग हो जाया करता है मुख्य रूप से, ठीक है, सामान्य रूप से। किंतु जो एक देशी समास है ना, उसमें तो उत्तर पद की बात है नहीं। अर्धम पिप्पल्या, पिप्पली का आधा, वहाँ किसकी प्रधानता हो रही है, आधे की, किंतु वहाँ पर भी पर्वत ही लिंग रहे, इसके लिए ये सूत्र बनाना पड़ा। तो तत्पुरुष जो है वो एक देशी समास के लिए मुख्य रूप से है, और द्वंद्व तो है ही इसलिए। और द्वंद्व भी इतरेतर द्वंद्व के लिए हुआ। जो समाहार द्वंद्व है उसमें तो नपुंसकलिंग विधान कर ही दिया है, क्योंकि एक पद भाव होगा और फिर उसके बाद उसको क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग हो जाएगा। किंतु जो आपका इतरेतर द्वंद्व है उसके लिए ये सूत्र विधान किया गया है। सिद्धि में भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। पूर्ववद अश्ववडवौ, पूर्ववत अव्यपदम, अश्ववडवौ प्रथमा का द्विवचन। अश्वश्च वडवा चैति अश्ववडवौ। अश्ववडव शब्दयोः पूर्ववत लिंगम भवति। कहते हैं जो अश्ववडवा शब्द है उसमें तो पूर्व के समान लिंग होगा। कल भी आया था ना विभाषा वृक्ष मृग में। तो यदि हम पर्वत लिंग कहें तो वडवा स्त्रीलिंग है, अश्वश्च वडवाच, तो अश्व वडवे बनता। इसने कहा नहीं, अश्व वडव शब्द में तो पूर्ववत लिंग होगा। जब पूर्ववत लिंग होगा तो क्या बनेगा, अश्व पुल्लिंग है, अतः अश्व वडवौ ऐसा ही रहेगा। तो विभाषा वृक्ष मृग से एक पद भाव कहा था। जिस पक्ष में एक पद भाव होगा उस पक्ष में तो कोई बात नहीं है, जिस पक्ष में एक पद भाव नहीं होगा उसके लिए ये सूत्र है। बात समझ में आ गई। तो जब पर्वत लिंग होगा तो पुल्लिंग हो जाएगा और अपने आप ही बन जाएगा पूर्व अश्व वडवौ। हेमंत शिशिरा वहो रात्रे च छंदसी, यहाँ पूर्ववत की अनुवृत्ति आएगी, इसी सूत्र तक जाएगी। हेमंत शिशिरौ प्रथमा का द्विवचन, अहोरात्रे प्रथमा का द्विवचन, च व्युपदम। हेमंतश्च शिशिरम चैति हेमंत शिशिरौ, अहश्च रात्रिश्च इति अहोरात्रे। इतरेतर द्वंद्व समास हैं दोनों। हेमंत शिशिर शब्दयोः अहोरात्र शब्दयोश्च द्वंद्व समासे पूर्ववत लिंगम भवति छंदसी विषये। कहते हैं हेमंत शिशिर शब्द का
और अहोरात्र शब्द का जो द्वंद्व समास होगा उसमें भी पूर्ववत लिंग होगा वेद विषय में, भाषा में नहीं। कहाँ होगा? वेद विषय में। उदाहरण बनाते हैं हम लोग। हेमंत शिशिरावृतु, ठीक है। हेमंत शिशिरावृतु वर्चो द्रविणम, यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 14वां मंत्र। आप लोगों ने तो याद कर लिया होगा, यजुर्वेद याद है आप सबको। तो हेमंत शिशिरो, अब यहाँ पर क्या हो गया? शिशिर है। अब शिशिर नपुंसक लिंग है, तो यदि यहाँ पर पर्वत लिंग होता तो क्या बनना चाहिए था? नपुंसक लिंग होने पर हेमंत शिशिरे क्या होना चाहिए था? हेमंत शिशिरे। किंतु हम क्या बना रहे हैं? हेमंत शिशिरऊ ऋतु, आवादेश हो गया तो हेमंत शिशिराव ऋतु, तो पूर्वत लिंग हुआ तभी ना पुल्लिंग हुआ। इसी प्रकार अहोरात्रे ऊर्ध्वष्ठीवे, अब यहाँ पर भी क्या विग्रह किया आपने? आहश्च रात्रि च, तो रात्रि पर्वत लिंग यदि हम करें तो रात्रि स्त्रीलिंग है, तो अहोरात्रे बनना चाहिए। किंतु यहाँ पर भी क्या हो गया? अहन नपुंसक लिंग है तो उसका लिंग आ गया, तो अहोरात्रे है ना ऊर्ध्वष्ठीवे। तो विग्रह कैसे करेंगे? आहानिच रात्रयश्च, बहुवचन में कर लेंगे। आहानिच रात्रयश्च, दिन और रात इति अहोरात्राणि। और वहां पर जो किया था वहां पर एक वचन में ही करेंगे। अहोरात्रे जहां हम द्विवचन कर रहे हैं वहां एक वचन से विग्रह करेंगे। अहश्च रात्रि च इति अहोरात्रे। और यहाँ पर क्या करेंगे? जब बहुवचन करना होगा तो अहोरात्राणि। कहाँ था अहोरात्राणि? विश्वस्य मिषतो वशी, संध्या करती हैं आप लोग प्रतिदिन। तो अहोरात्राणि, यदि परवल लिंगता रहती तो रात्रि शब्द स्त्रीलिंग है, तो फिर यहाँ पर नपुंसक लिंग तो नहीं होना चाहिए था। नपुंसक लिंग कैसे हुआ? क्योंकि इस सूत्र ने कहा कि वेद विषय में इन शब्दों का जो द्वंद्व समास होगा उसमें पूर्ववत लिंग होगा। तो पूर्ववत में अहन शब्द कौन सा लिंग है? कैसे रूप चलते हैं? किस किस ने शब्द रूप की आवृत्ति की है? छोड़ दिया, अभी नहीं कर रहे हो, फिर से शब्द रूप की आवृत्ति करते रहिए, ठीक है ना, तभी व्याकरण पक्का रहेगा और संस्कृत आपके मुख पर रहेगी। आगे चलते हैं। रात्रः नाहः पुंसी, रात्रः नाहः प्रथमा का बहुवचन, पुंसी सप्तमी का एक वचन। रात्रश्च अहनश्च अहश्च इति रात्रः नाहः, इतरेतर द्वंद्व समास। क्या समास किया बोलिए? और अहश्च इति रात्रः नाहः। रात्र अहन अह इत्येतेषां पुंस्त्वं भवति, ठीक है ना। तात्पर्य क्या हो गया कि ये सभी शब्द कृत समासांत लिए गए हैं। जब हम समासांत प्रत्यय कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? टच इत्यादि प्रत्यय हो जाते हैं, और कहीं पर अहन को अहनादेश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से, और उधर अह सर्वैक आदेश संख्यात पुण्याच रात्रे है, उससे टच प्रत्यय हो जाता है तो रात्र शब्द बन जाता है। तो जहाँ पर भी समास के पश्चात यदि रात्र अहन और अह शब्द होंगे तत्पुरुष समास में, तो भी वो क्या होगा? पुल्लिंग ही होगा, चाहे वो पूर्व में हो चाहे जो भी हो। उदाहरण जैसे द्वयोः रात्र्योः समाहारः इति द्विरात्रः, ये परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः का अपवाद है। तो द्वयोः रात्र्योः समाहारः इति द्विरात्रः, त्रिरात्रः, चतुरात्रः। अह्नः पूर्वमिति पूर्वाह्नः, अह्नः अपरमिति अपराह्नः, मध्याह्नः, द्व्यः त्र्यः, द्वे अह्नि समाहृते इति द्व्यः त्र्यः। सब सिद्धियां पढ़ चुके हैं आप लोग। कहाँ पर पढ़ा था? याद नहीं है? द्व्यः त्र्यः की सिद्धि किसमें पढ़ी थी? हाँ, तृतीय समास है। तो द्विरात्रा की सिद्धि करेंगे, द्वे रात्रि समाहृते। तो यहाँ पर भी वही समाहार गम्यमान है, तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहार जैसे आपने समास किया। द्वि औ रात्रि औ समास करने के पश्चात कृतधित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो द्विरात्रि बन गया। उसके बाद अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रि है। इन शब्दों से उत्तर रात्रि से टच प्रत्यय हो जाता है। जब टच प्रत्यय हो गया तो क्या हो गया? टच नहीं, यहाँ पर अच की है, टच उसके बाद है। राजा सकिन टच उसके बाद आता है। देखिए टच है कि अच है, आप लोग कंफर्म करिए। अच्छा, ठीक है। जब अच प्रत्यय हुआ तो ये जब हम यस्य से क्या हो जाएगा?
ई का लोप हो जाएगा, टी भाग का नहीं। यहाँ पर तो सीधे यस्य तीचा से ई का लोप होगा तो क्या बन जाएगा, द्विरात्र अ, उसके बाद विरात्र बन गया। इसी प्रकार से त्रिरात्र, चतुरात्र में क्या हो गया, चतुरात्र में क्या हो गया बताओ, चतुर आगे रात्र है तो यहाँ पर रोरी सूत्र लग जाता है। यहाँ क्या लग जाता है, रोरी सूत्र लगता है। रोरी से क्या होता है, एक रेफ के परे एक रेफ का लोप हो जाता है। तो चतुर के रा का लोप हो गया। फिर ढलोपे पूर्व से दीर्घ होना, धा तथा रेफ के लोप होने पर दीर्घ होता है ना पूर्व अण को, तो यहाँ पर भी दीर्घ होकर के बन गया चतुरात्र। पूर्वाह्न, अह्न पूर्वम, पूर्वापराधरोत्तरम एकदेश नैकाधिकरण से आपने समास किया। फिर कृतधित समासाश्च सुपधातु प्रातिपदिक इत्यादि लगा करके क्या बन जाएगा, पूर्व आहन। पहले रखा था पूर्वसु अहन, अंतर्वर्ती विभक्तियों का लोप कर दिया, पूर्व आहन। अब यहाँ राजा सखीभ्यष्टच, राजन अहन सखी, अंत वाले तत्पुरुष समास से समासांत टच प्रत्यय होता है। टच प्रत्यय करके पूर्व अहन टच, फिर यहीं पर सूत्र क्या लग जाएगा, अह्नोह्न एतेभ्यः, कि इन से उत्तर जो अहन शब्द है उसको अह्न आदेश हो गया। तो अहन को क्या आदेश हो गया, अह्न, क्या बन गया, पूर्व अह्न। फिर उसके बाद दीर्घ कर लीजिए, पूर्वाह्न। और आपको बताया था अह्नो दंतात, अदंत से उत्तर अहन के नकार को नकारादेश होगा। पूर्व पद में स्थित अकारांत से उत्तर अहन के नकार को नत्व हो जाता है। तो नत्व होकर के क्या बना, पूर्वाह्न, पूर्वाह्न बन गया। इसी प्रकार अपराह्न, मध्याह्न, दिन का अपर भाग, मध्य का अपर भाग। तो अपराह्न में भी नत्व हो गया, मध्याह्न में नत्व क्यों नहीं हुआ, मध्य अकार से तो उत्तर है, रेफ से उत्तर नहीं है। पूर्व में निमित्त भी तो होना चाहिए ना, तो यहाँ पर पूर्व और अपर में तो रेफ है, किंतु मध्य में रेफ नहीं है, शकार भी नहीं है, इसलिए नत्व नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये और द्व्यः त्रेह की सिद्धि आप पहले पढ़ चुके हैं। तो रात्र, अहन और अह ये जब समास में अंत में होंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, नहीं तो ये समाहार है, द्विगु है, एक पद भाव भी है, तो द्विगु एक वचनम से एक वचन, सनपुंसकम से नपुंसक की प्राप्ति थी। और फिर इधर भी परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो है, तो इन सब से परवल लिंगता की प्राप्ति थी जो तत्पुरुष समास किया हमने, अह्न पूर्वम एकदेशी समास। किंतु इसने कहा कि नहीं, इन शब्दों को तो हमेशा आप पुल्लिंग में ही प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से अपथम नपुंसकम, अपथम प्रथमा का एक वचन, नपुंसकम प्रथमा का एक वचन। अपथ शब्द नपुंसक लिंगो भवति, अपथ शब्द भी क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है। न पंथाः अपथम, अपथम इदम, अपथानि गाहते मूढ़ः, जो मूर्ख होता है वो कुमार्ग पर चलता है, उसी पे ही प्रयास करता रहता है, उन्हें कितना भी समझाओ पर सन्मार्ग की ओर वो लौटते नहीं हैं। तो न पंथाः नपुंसक लिंग हो गया, तो नपुंसक लिंग होने से सु की सर्वनाम स्थान इत्यादि संज्ञाएं भी नहीं हुई। जब संज्ञा नहीं हुई तो आपका क्या रह गया, केवल सुपथम। फिर यहाँ पर क्या प्रत्यय हो जाएगा, कैसे करोगे सिद्धि, मूल शब्द क्या होता है इसमें, पथिन, उसके बाद पथिन आगे सु, उसके बाद पथिमत्थिरी, वो सब तो सर्वनाम स्थान के परे रहते करता है हैं। पथिमत्थिरी भुक्षा मात, ये जो भी प्रकरण है इसमें इतोत् सर्वनाम स्थाने थोन्थः भस्यटेर लोपः, तो जो पथिमत्थिरी भुक्षा मात है इसमें सर्वनाम स्थाने की निवृत्ति नहीं है, इसमें केवल सु की निवृत्ति है। तो इसलिए इसको क्या हो जाएगा, आकार आदेश तो हो जाएगा किंतु उन था इत्यादि आदेश नहीं होंगे। ठीक है ना, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर रस हो जाएगा नपुंसक लिंग होने से, तो क्या बन जाएगा, अपथम। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग होने से रस्व हो जाएगा, तब उसको बन जाएगा अपथम। ठीक है, और
ठीक है, अगला सूत्र है, तो ये समास के अंतर्गत लिंग की जो व्यवस्था थी, ये सारे सूत्र परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों का था। अब अगला सूत्र एक सामान्य रूप से बनाया गया, अर्धर्चाह पुंसी च। अर्धर्चाह प्रथमा का बहुवचन, पुंसी सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपद। ठीक है, अर्धर्चाह प्रथमा का एक वचन, पुंसी सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम। अर्धर्चादयः शब्दाः पुंसी भवन्ति चकारात् नपुंसके च। अर्धर्चाह बहुवचन है, इससे पता पड़ता है कि अर्धर्चादि गण है। तो अर्धर्चादि गण में पढ़े हुए जो शब्द हैं वे क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं, चकार से नपुंसक लिंग में भी होते हैं। तो अर्धर्चादि गण पठित शब्द क्या होते हैं, उभय लिंग हो गए, पुल्लिंग भी और नपुंसक लिंग भी। उसमें भी कई शब्द ऐसे हैं जो अर्थ विशेष में नपुंसक लिंग होगा, अर्थ विशेष में पुल्लिंग होगा। ठीक है, जैसे एक तो शब्द आपका यही है, अर्धर्चः अर्धर्चम है, आधी ऋचा, गोमयः गोमयम, ये भी दोनों लिंग हैं। और भी उसमें शब्द हैं, कंबलः कंबलम है, इत्यादि शब्द पढ़े हुए हैं। जब वो जल का वाचक होता है तो नपुंसक लिंग होता है, जब कंबल का वाचक होता है तो वो पुल्लिंग हो जाता है। और कुछ शब्द सभी अर्थों में उभय लिंग होते हैं, ऐसी वहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो अर्धर्चादि गण पठित शब्द क्या होते हैं, उभय लिंग होते हैं। तो इस प्रकार से आपका लिंग का प्रकरण अष्टाध्यायी में समाप्त हुआ। मुख्य रूप से महर्षि पाणिनि ने लिंगों का अनुशासन जो है वो लिंगानुशासनम इस ग्रंथ में किया है। यहाँ पर तो जो समास के बाद के शब्द हैं उनकी ही मुख्य रूप से व्यवस्था की गई है। बाकी सभी शब्दों के लिंग की व्यवस्था, लिंग का अनुशासन, कौन शब्द किस लिंग में होता है ना, कहीं कहीं पर तो अष्टाध्यायी में बता दिया, स्त्रियां इत्यादि, किंतु मुख्य रूप से जो लिंगों का अनुशासन किया गया है वो किस ग्रंथ में है, लिंगानुशासनम में है। इसलिए कल एक बार पूरे लिंगानुशासन को आप लोग देखेंगे। ठीक है, याद तो सबको है आप लोगों को लिंगानुशासन, यदि नहीं याद है किसी को तो उसको इसके बाद याद कर लेंगे आप लोग, बहुत छोटा सा उपदेश है वो, तो उसको याद कर लेना चाहिए। तो ये द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का लिंग प्रकरण भी संपन्न हुआ।